हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? विशाल, वर्षा प्रजापति, अन्नू, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सुजाता, गुड मॉर्निंग। रंगीला, जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। संतोष, विशाल, हाँ मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, फिर क्या कर लेते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। डिजीज को कंटिन्यू करेंगे। कमेंट पे एक बार स्विप करना। एआरी, ओमबीर, शिल्पी, नेहा, राधा गुप्ता, कोमल, करण, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कन्हैया, लाल, नेहा कुमारी, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा। देखिए, आज सबसे पहली बात यह है कि क्लास हम बाद में स्टार्ट करेंगे। हम चाहेंगे कि हम आपके 5 से 10 मिनट लेना चाहेंगे, है ना? चलिए, हम आपके, गुड मॉर्निंग अजय कुमार, हम आपके बेटा 5 से 10 मिनट लेना चाहेंगे और आप लोगों के साथ कुछ बातचीत करनी है मुझे। आर यू एग्री? क्या आप देना चाहेंगे अपने 5 से 10 मिनट? रीजन रीजन बता रहे हैं यारी, रीजन बता रहे हैं क्यों हमें आपके 5 से 10 मिनट लेने हैं। हमें आपके साथ इंटरेक्शन करना है। शिल्पी कह रही है रुकिए मैम, मुंह धुल के आती हूँ। आई एग्री। चलिए, कन्वर्सेशन को स्टार्ट किया जाता है, समय को ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। कन्वर्सेशन इसलिए रखा है 10 मिनट का, हम बेटा क्लास में आते हैं, टॉपिक देते हैं, बढ़िया आपको कंटेंट देते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं और चले जाते हैं। लेकिन क्या हम जो टॉपिक, जो कंटेंट आपको दे रहे हैं, जो प्रश्नों का अभ्यास करा रहे हैं, वो आप ध्यानपूर्वक कर पा रहे हैं, फोकस के साथ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्या समस्याएं आ रही हैं आपके साथ? ठीक है, 10 मिनट आपसे इंटरेक्शन करना है और वो ये है, लिपस्टिक लगा ली अब। चलिए, उससे फोकस ज्यादा अच्छा होता है मुझे लग रहा है। नहीं, आपने सुन लिया है करण कुशवाहा जीडी वाले बैच में। बाकी बच्चे हैं जिनके साथ भी हमें अपनी ये बात रखनी है ना? जो बच्चे पहले सुन चुके हैं वो तो सुन चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं सुनी है ये बात, उनके सबके लिए, ये सबके लिए है। क्योंकि एक दिन जब भी हम ये डिस्कशन करेंगे, जब भी हम ये स्ट्रेटजी लेके आएंगे, तो वहां पे सारे बैचेस को मर्ज करा लेंगे। तो सबको एक बार इस चीज से रूबरू करा दिया जाए, है ना? तो बात कुछ ये है कि जैसे आप लोग पढ़ रहे होते हैं, हम यहाँ आते हैं, अपनी बात बोलते हैं और निकल जाते हैं। विजेंद्र भाई कोई बात नहीं। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके साथ बहुत सारी समस्याएं होंगी, कि रिवीजन नहीं हो पा रहा होगा, है ना? ये नहीं समझ में आ रहा होगा कौन सी बुक सॉल्व करें क्या ना करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट में क्या रखें, किस चीज़ को ज़्यादा समय दें, किसको कम समय दें, कैसे चीज़ें मैनेज करें, घर से जो प्रेशर मिल रहा है, रिश्तेदारों से जो प्रेशर मिल रहा है, उसको कैसे हैंडल करें, खुद को रिलैक्स कैसे रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे दे सकें, चीज़ों ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकें। जाइए जाइए जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकें, है ना? ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखिए बेटा, हर एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे जो आपको पढ़ा रहे होंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि पढ़ाने के साथ साथ आपको एक अच्छी मेंटोरशिप चाहिए है? लगता है ना? हमें भी पता है, हम इस फेज से निकले हैं कि इन सारी चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत होती है पढ़ने के साथ साथ। बहुत बार ऐसा होता है, हम पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, हमें यही नहीं पता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एग्जैक्टली हमें कितना पढ़ना है अपना एग्जाम करेक्ट करने के लिए, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं।
टाइमिंग की, क्योंकि मॉर्निंग में 4 बजे अगर ना उठ पाओगे तो सब खराब है। हाँ, इस तरह से बहुत सारी बच्चों की प्रॉब्लम है। और आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिम्मेदारियों तले दबे हुए हैं और फिर भी वो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी डिफरेंट टाइप की मेंटरशिप होगी कि वो कैसे करें अपनी चीज़ों को मैनेज। बहुत बार देखा है प्रिपरेशन के दौरान बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, एंग्जाइटी फील करते हैं, पैनिक फील करते हैं। आपने सुना होगा ना, बहुत बार आपने इस तरह की सुना होगा, मैंने तो सुना है कि मैं अक्सर सुनती हूँ कि जो नीट परीक्षा होती है ना, जिसके माध्यम से हम मेडिकल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, जिसको क्रैक करने के बाद हम मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं। पता, हम बहुत ऐसे केसेस सुनते हैं कि बच्चे पेपर से पहले ही सुसाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, पेपर से पहले सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं भाई? पेपर तो दे के देखो एक बार, क्या पता तुम्हारा हो जाए, क्या पता तुम मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओ। लेकिन नहीं बेटा, वो प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, वो बहुत पैनिक फील करते हैं, एंग्जाइटी। उन्हें ये लगता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। और ऐसा सिर्फ उनके साथ नहीं होता है, बंडी एग्जाम वाले बच्चों के साथ भी होता है। और आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके साथ ये हो रहा होगा। पैरेलली सोच रहे होंगे कि अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, नहीं हुआ तो क्या करेंगे। आपको पता है कि ये चीज जो आप सोच रहे हैं लगातार कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ये आपकी एफिशिएंसी को कम कर रहा है। 9 से 6 काम करना रहता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, जैसे कन्हैया लाल कह रहे हैं कि समय नहीं है, वो काम करते हैं। तो मैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट करूंगी, उनको चीज़ें बताऊंगी कि वो कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करें। बहुत सारी ऐसी आप स्टोरी सुनते होंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो जिम्मेदारियों के साथ कुछ बड़ा कर जाते हैं। ठीक है, जिम्मेदारियों के साथ कुछ बड़ा कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मैं आपकी समस्याएं सुनना चाह रही हूँ, आपकी समस्याओं को हल देना चाह रही हूँ। पढ़ना तो है ही अल्टीमेट, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है आपके पास। पढ़ाई तो आपको करनी ही है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करनी है। आपने क्या कभी ऐसे उदाहरण देखे हैं? क्या आप कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो पढ़ने में बहुत ही 30 मार्का टाइप के हैं, जिनसे आप कुछ भी पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, आपको आंसर दे देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया होता है? वजह क्या होती है? एग्जाम में सिर्फ नॉलेज नहीं देखी जाती है, एग्जाम में आपका पेशेंस, आपका फोकस, आपकी वो कंसिस्टेंसी, आपका वो डिसिप्लिन जो आपने अपने आप को निखारने में, अपने आप को बनाने में दिया होता है। ठीक है, वो प्रेशर जो आपने हैंडल किया होता है, वो सारी चीजें 3 घंटे में, वो 3 घंटे यही सब तो डिसाइड करते हैं। सिर्फ गोला भरना डिसाइड नहीं करेगा, वो 3 घंटे ये डिसाइड करते हैं कि इस बंदे ने अपने आप को कैसे, इस बंदी ने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया है। हाँ देखिए बच्चों के, अब मैं चाहूंगी कि एक एक करके आप सभी लोग यहाँ पे ये लिखें कि किसके साथ किस तरह की समस्या है, जिसमें मैं एनालाइज करूंगी कि मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि बहुत बच्चे लिखते हैं, अभी बेटा कुछ नहीं हुआ है, आज हम आपका बस थोड़ा सा समय लिया है, थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे तो सब कुछ पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ मॉर्निंग के क्लास मिस हो जाती है। जैसे नेहा कह रही हैं कि मॉर्निंग की क्लास मिस हो जाती है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। पूनम बेटा अभी कोई स्लाइड नहीं हुई, पूनम अभी कोई स्लाइड नहीं हुई है, अभी हम बस थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर रहे हैं चीज़ों को लेके, जो कि बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। रंगीला कह रही हैं घर का काम भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल सर, टाइम तो मेरा मैनेज कर लूँगी। अच्छा, मैथ और लर्निंग कैसे करें ये बताइए, शिल्पी राठौर। ठीक है, आपकी बात मैंने सुनी है। एक दिन में इन सारी चीज़ों का मैंने सोचा है, प्रीवियस 2 बैचेस जिनमें मैंने क्लास ली है वहाँ पे भी आज मैंने एक कन्वर्सेशन किया, लगभग हाफ एन आवर तक मैंने कन्वर्सेशन किया बच्चों से। तो इसी तरह की प्रॉब्लम बच्चों के साथ निकल के आ रही हैं, है ना, जैसे आप लोग बता रहे हैं इसी तरह। मेरी मम्मी बहुत काम करवाती हैं। चलिए हम आपकी मम्मी से बात करेंगे, है ना। मैं अपने घर का, कोई बात नहीं एमडी अमर अरशद, आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना, बर्बादी जैसा कुछ नहीं सोचना है, आप जस्ट थिंक अबाउट इट। सब कुछ हो जाता है बेटा, है ना। सबसे पहली चीज की आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है। दुनिया, माहौल तो नेगेटिव हो ही जाता है अगर आप एक बार एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं ना, और आपके किसी पड़ोसी, किसी गांव या किसी दूर के रिश्तेदार ने भी कर लिया होता है, तब भी आपके आसपास एक नेगेटिव माहौल तो बन ही जाता है। घर वाले ताना देते हैं, रिश्तेदार ताना देते हैं, दोस्त भी कहता है यार उसका हो गया तेरा नहीं हुआ, यार जल्दी से कर यार फिर हम मजे करेंगे, ये वो दुनिया भर की चीजें रहती है, सब आपको सुना के चले जाते हैं।
अगर आपने एक बार एग्जाम क्रैक नहीं किया। लेकिन एक वो इंसान जो सेम फेज से गुजरा होता है, वो समझता है, वो समझता है कि चीजें बोलने में ज्यादा आसान होती हैं एज कम्पेयर टू जब हम प्रैक्टिकली करते हैं उन्हें तब। अच्छा, मैं पर्सनली आपकी मम्मी से बात करूंगी। पेरेंट्स का भी, अच्छा, हम मुझे लगता है ना कि पेरेंट्स से भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना बच्चे वो नहीं कर सकते हैं। पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, आप अभी 18 साल के हैं। देखो 18-20 साल बाद क्या होता है ना, हमारे घर वाले भी बोलने लग जाते हैं कि बैठे बैठे खा रहा है, बैठे बैठे खा रही है, जाके कुछ अर्निंग कर। इस ये उम्र बेटा ऐसी उम्र है ना जहाँ पे हमारे सिर पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमें करियर भी देखना है, हमें अर्निंग के बारे में भी सोचना है, हमें बहुत सारी चीज़ें, हम प्रेशर भी झेल रहे होते हैं, हमें अलग लेवल के डिस्ट्रैक्शन होते हैं। ये उम्र ऐसी उम्र होती है ना कि जहाँ पे हमें अपने आप को बहुत ही संभाल के रखना होता है ना। बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे इस उम्र, ये एक ऐसा पड़ाव है ना कि जिस इंसान ने ये पड़ाव आसानी से पार कर लिया, सारी चीजों को हैंडल करते हुए वो बन भी जाएगा और अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, वो इंसान बन जाएगा आगे चल के। मैं, चाचा जी कहते हैं। हाँ बेटा, ये चाचा जी, ये रिश्तेदार, मैं चाचा जी की बात से याद आया कि मेरे चाचू भी मेरे को बहुत टोंट करते थे। बट ही वॉज लाइक कि अब उन्हें लगता है कि हाँ नहीं यार, मैं, हालांकि उन्हें शायद मेरे अंदर वो क्रेज ना दिखता हो जो दिखना चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे अहम चीज प्रिपरेशन फेज में पेशेंस ही होता है। लोग कुछ भी कहें, आप शांति से सुनो, अपने आप को भरोसा दिलाओ कि नहीं, मुझे पता है मैं कर लूंगी, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, क्षमता है मेरे अंदर, मुझे जो करना है वो मैं कर लूंगी। शांति से सुनो, किसी को कोई रिप्लाई नहीं करना है आपको। रिप्लाई करने में कोई भी आपको अपनी ऊर्जा जो आप बना के रख रहे हैं ना, जो कंसंट्रेशन आप बना रहे हैं ना, उसको भंग नहीं करना है आपको। किसी को किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं करना है। बाकी आपकी जो ये समस्याएं आ रही हैं, शिल्पी कह रही हैं, सबसे पहले पड़ोसी और नहीं नहीं, किसी के साथ हमें द्वेष भावना नहीं रखनी है। शिल्पी राठौर, सबसे पहली चीज ये है कि अगर मान लो इस पेज में अगर कोई आपको ताना भी दे रहा है, कुछ कह भी रहा है, तो उसके लिए बदले की भावना आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। अरे आधा तो वो वैसे ही मर जाएगा जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे यार। आधी तो उसकी जान तभी निकल जाएगी जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ये ताने भले ही मारते हैं अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, लेकिन किसी को नहीं अच्छा लगता है कि आप सक्सेसफुल हो, आपके घर वालों के अलावा। बिल्कुल नेहा कुमारी, मेरी बेस्ट विशेस आप सभी लोगों के साथ हैं, और बेस्ट विशेस के साथ साथ मेरी मेंटोरशिप, मेरी मेहनत भी आपके साथ रहेगी कि आप एग्जाम क्रैक करें। और आप सभी से अनुरोध है कि एग्जाम क्रैक करने के बाद मैम से मिलने जरूर आइएगा, है ना। मैम से मिलने जरूर आइए, मुझे रियलाइज करवाइए कि आपका पढ़ाया हुआ इतना सही है और इतना गलत है, आप ये इम्प्रूव करिए, बाकी ये ठीक है। पूनम, मैं आपको बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस कर रही हूँ, सारे बैचेज में मैंने डिस्कस की हैं, आप लोगों के साथ भी की हैं। तो मैं एक दिन सारी चीज़ों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी बैठ के अच्छे से, और सारे बैचेज को मर्ज करवा के फिर से आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी मैं, और वहाँ पे फिर से आपके साथ एक बार मैं डिस्कस करूंगी। शिल्पी राठौर कह रही हूँ। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जुड़े हुए हैं। और पढ़ना तो हमें डेली है। हम एक बार अगर अपनी चीज़ों को सेट कर ले जाए ना, अपने माइंड सेट को सेट कर ले जाए ना, जो डिस्ट्रैक्शन है लड़कों के साथ, जो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लड़कियों से दोस्ती मत करिए, लड़कों से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लड़कियों से दोस्ती ना करें, लड़कियों से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लड़कों से दोस्ती ना करें, लेकिन टॉक्सिक लड़कियों और टॉक्सिक लड़कों से दोस्ती नहीं करनी है। जहाँ पे आपको लगे ना कि कोई संबंध स्पेशल, जिसे आप अपना संबंध स्पेशल मानते हैं, वो आपका समय खराब कर रहा है, आपका सहयोग नहीं कर रहा है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, वो आपको अलग डायरेक्शन में ले जा रहा है, ले जा रही है या ले जा रहा है कि चलते हैं घूमने, चलते हैं यहाँ, चलते हैं बेबी वहाँ चलते हैं, अभी मेरे को ये दिलवा दो वो दिलवा दो, तो ऐसे लोग टॉक्सिक होते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। जो लोग कह रहे हो कि नहीं हम तेरे साथ खड़े हैं, तो जब तक स्ट्रगल करेगी या जब तक स्ट्रगल करेगा, हम तेरे साथ हैं, तू कर आराम से, हम टाइम ले रहे हैं, हम टाइम ले रहे हैं, तुझे सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल हो जा। ऐसे लोगों का हाथ थामना है।
कंसंट्रेशन कैसे करना है। और जो बच्चे प्रिपरेशन फेज में हैं उनके लिए सबसे अच्छी एक बात है कि सुबह उठ के आपको 5, 10, 15 मिनट जो भी मिलते हैं उसमें आपको शांति से बैठना है, आंखें बंद करके अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करना है और अपने आप से बातें करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने गोल के बारे में सोचना है, अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है और पॉजिटिव सोचना है ना। कोई निगेटिव नहीं सोचेगा कि अगर नहीं हुआ तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मैं क्या करूँगी या क्या नहीं करूँगी, मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। बेटा, एक एग्ज़ाम किसी की ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता है, एक एग्जाम किसी की जिंदगी डिसाइड नहीं करता है। तो आप लोग बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे 1400 सीसी का ब्रेन रखे हो यार आप लोग, 1400 सीसी का ब्रेन है आप लोगों के पास, कहाँ जाएगा ये, क्या करोगे। एक एग्जाम एग्जाम क्रैक होगा तो सोने पे सुहागा, और नहीं होगा तो 1400 सीसी ब्रेन है ना। अपने लिवलीहुड के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए आप बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, नेहा कुमारी कह रही हैं मैम टॉपिक चालू करो। अलग से एक्चुअली मेंटरशिप के लिए कोई क्लास नहीं होती है। देन आज मैंने ये डिसाइड किया कि ठीक है हम आप लोगों के साथ कुछ कन्वर्सेशन कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2000 सीसी का है बिल्कुल। ये तो और भी पॉजिटिव थॉट है कि 1400 सीसी का नहीं, मेरा तो 2000 सीसी का ब्रेन है, तो आप तो और भी कुछ बड़ा कर ले जाएंगे। हम आपके साथ आपके एग्जाम तक, एग्जाम के बाद तक, जब तक आप लोग चाहेंगे ना तब तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे। कहाँ जाएंगे हम, जब तक आप चाहेंगे तब तक हम आपके साथ हैं। जिस दिन आप नहीं चाहेंगे कि मुझे आपको जिस दिन आपको लगे कि अब मुझे मैम की जरूरत नहीं, उस दिन मैं जा सकती हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग थैंक यू कि आप लोगों ने अपनी समस्या बताई मुझे। मुझे लगा कि आप लोग खुल के मेरे सामने आए। हम आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे और एक दिन वीडियो बनाएंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, अब बेटा क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे लगता है कि सारे टीचर्स आके पढ़ा के चले जाते होंगे, बच्चों को मेंटरशिप भी तो चाहिए। हम भी ढूंढते थे कि हमें कोई मिले, कैसे, हमें लगता था कभी कभार कि हम कैसे रिवीजन करें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, किस चीज़ को ज़्यादा समय दें, है ना। बायो फेवरेट सब्जेक्ट था, बायो ही पढ़ते रहते थे, बायो ही पढ़ते रहते थे, बायो ही पढ़ते रहते थे, जबकि रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट तो हमारा फिजिक्स रहता था। तो चाहिए होता है भाई, हम सबको चाहिए होता है मेंटरशिप, तो हम सबको ही चाहिए होता है। चलिए, तो एक सुविचार के साथ हम अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। और शायरी है एक आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पांव लड़खड़ाया नहीं करते, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते। चलिए, इसी सुविचार के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। डिजीज, बीमारियां, बीमारियों के बारे में आपको क्या बताया गया था। बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको सूक्ष्म जीवों के माध्यम से हो रही थी। हम क्या कर रहे थे, पर्टिकुलर कुछ बीमारियों के नाम पढ़ रहे थे, तथा वो उन बीमारियों को फैलाने वाले कारक यानी कि सूक्ष्म जीव, वो बीमारियां किससे हो रही हैं, होने वाले सूक्ष्म जीव, तथा उन बीमारियों को फैलाने वाले कारक क्या थे, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने बेटा बैक्टीरियल डिजीज पढ़ ली थी और क्या पढ़ी थी, फंगल डिजीज पढ़ ली थी। क्या पढ़ा था, बैक्टीरियल डिजीज पढ़ी थी और फंगल डिजीज पढ़ी थी। ये होता है। चलो, फंगस, जल्दी से जरा हमें आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से जरा हमें ये कमेंट करके बताएंगे बेटा कि ट्यूबरक्लोसिस जो था, ट्यूबरक्लोसिस जो था वो कौन से बैक्टीरिया से हो रहा था। जल्दी से जरा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताएंगे जिससे ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग या फिर तपेदिक रोग हो रहा था। उस बैक्टीरिया का नाम बता दीजिएगा जरा। आप लोगों से कहा था कि रिवाइज करके आइएगा, रिवीजन के लिए बोला था। अभी तो कुछ सुकून नहीं है, जब सॉल्यूशन मिलेगा ना तब आपको सुकून मिलेगा कि हाँ चलो ठीक है, कुछ चीजें हैंडल हुई हैं। मैं भी ऐसे ढूंढती रहती थी, फिर मेरी मुलाकात मेरे एक सीनियर से हुई थी।
देन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छी मेंटोरशिप दी, और मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। दूसरी चीज़, मेरे चाचू थे जो मेरे विंग्स की तरह मेरे साथ काम कर रहे थे, मेरे पंख की तरह थे वो, हर हालात में वो मेरे साथ खड़े हुए। मेरे कजिन चाचू थे, बहुत ही अच्छे हैं वो, मसीहा हैं मेरे लिए। मैंने उनके लिए पोइट्री लिखी हुई है, कभी जो स्टॉक पे जाके सुनाऊंगी मैं उनको। तो हमारी लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो हमारे पीछे हमारी विंग्स की तरह खड़े रहते हैं। माइक्रोबैक्टीरिया, नहीं पूरा नाम बताइएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, गुड, पूनम बता रही हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किससे हो रहा था? पहली बात तो जीवाणु से हो रहा था, और उस जीवाणु का नाम क्या था? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आगे आज जैसा कि आपको पता है, आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हेलमिंथिक डिजीज पढ़ेंगे, ठीक है। बम्स से होने वाली बीमारियां, बम से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। कृमि जिनको हम बोलते हैं, उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एस्केरियासिस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एस्केरियासिस की बात कर लेते हैं। आपने देखा है जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो मिट्टी विट्टी में ज्यादा खेलते हैं। ये जो बीमारी है वो किससे होती है? सॉइल के माध्यम से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के अलावा ये जो कृमि होते हैं ये अपने अंडे कहाँ देते हैं? मिट्टी में देते हैं। आपने देखा है छोटे बच्चे मिट्टी विट्टी में बहुत ज्यादा खेलते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों के पेट में व्हाइट कलर के जो कीड़े हो जाते हैं ना, वो कोई और नहीं, ये एस्कैरिस ही होते हैं, जिनको हम राउंड वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड वर्म बोलते हैं। जब आप जंतु जगत पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे एस्क्ले हेलमिंथीज एक फाइलम होता है, एस्क्ले हेलमिंथीज एक संघ है जिसमें इस जीव को रखा गया है। हाँ, रिवीजन के लिए बनाया जाएगा। एस्केरियासिस एक बीमारी होती है। होती किससे है बेटा? एस्केरिस से होती है। एस्केरिस क्या है? एक वर्म है। कौन सा वर्म है? राउंड वर्म है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है, लंबा सा कीड़ा सा, कृमि जिसको हम बोलते हैं। छोटे बच्चों में अक्सर ये देखने को मिलता है क्योंकि इसके जो अंडे होते हैं वो सॉइल में होते हैं, और मोस्टली छोटे बच्चे सॉइल वगैरह में खेलते कूदते रहते हैं। उसके अलावा ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के माध्यम से भी फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्या आप कल से आज तक देख पा रहे हैं कि ज्यादातर बीमारियां जो है वो किसके माध्यम से फैल रही हैं? उनके फैलने का माध्यम क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित जल और पानी। ज्यादातर बीमारियां आप देख रहे हैं कि इसी माध्यम से फैल रही हैं। अगली बीमारी क्या है बेटा? फाइलेरियासिस, जिसको हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, हाथी पांव बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एक कृमि होता है जिसको हम बूचेरेरिया बैंक्रफ्टाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूचेरेरिया बैंक्रफ्टाई बोलते हैं। इस कृमि के माध्यम से ये बीमारी होती है। इसमें होता क्या है? ये कृमि जो है वो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मच्छर के माध्यम से शरीर के अंदर जाता है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे माधा क्यूलेक्स मच्छर है। कौन सा मच्छर है? माधा क्यूलेक्स मच्छर, जिसके माध्यम से ये बूचेरेरिया बैंक्रफ्टाई शरीर के अंदर जाता है। जाके क्या करता है? जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसको अफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है? लसिका तंत्र को। इसमें क्या होता है? आपके जो लोअर ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आपका पाँव है, इंक्लूडिंग जेनेटल ऑर्गन, जननांग को शामिल करते हुए आपके पैर जो है वो बहुत ही हैवी हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में हाथी पाँव बोलते हैं। अभी तक मैंने एक भी केस नहीं देखा है, एक मैंने देखा था बहुत पहले, एक केस देखा था हाथी पाँव का। हाँ, यहाँ पे मैंने हाथी पाँव का डायग्राम तो ऐड नहीं करवाया है, नेक्स्ट क्लास में करवा के ले आऊंगी। हाँ, फीमेल्स हमेशा खतरनाक होते हैं। चलिए आगे अगर हम चलेंगे तो अगला एक वर्म्स है जिसको हम लिवर फ्लूक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? लिवर फ्लूक बोलेंगे। लिवर फ्लूक डिजीज होती है एक, सारी डिजीज की हम निमोनिक्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं। बैक्टीरिया की हमने कर ली है, बैक्टीरियल डिजीज की ऑलरेडी। निमोनिक्स आपको लास्ट में दिए जाएंगे। सारी बीमारियों के अलग अलग निमोनिक्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। चलो, लिवर फ्लूक डिजीज में क्या होता है? इसको फैलाने वाला जो इस बीमारी को पैदा करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या है बेटा? फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका की अगर हम बात करेंगे तो जंतु जगत में प्लेटी हेलमिंथीज एक संघ है जिसमें ये जीव पाया जाता है।
प्लेटी हेलमिंथेज एक संघ है जहां पे फैसियोला हेपेटिका आपको देखने को मिलेगा। किसके माध्यम से फैलता है? ईटिंग रॉ मीट, कच्चा मांस खाने से। किसके माध्यम से फैलता है बेटा? कच्चा मांस खाने के माध्यम, कच्चा मांस खाने से फैलता है। मेरी क्लास के नोट्स कैसे बनाएं? नेहा कुमारी। दिक्कत ये आ रही होगी कि आप क्लास के साथ नोट्स नहीं प्रिपेयर कर पा रहे होंगे, है ना? क्लास के बाद प्रिपेयर कर लीजिए, समय तो आपको उतना ही लगना है। चलो आगे बेटा हम वायरल डिजीज की बात कर लेते हैं। वायरल डिजीज यानी कि विषाणु रोग, विषाणु जनित रोग। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो किसके माध्यम से होती हैं? विषाणु के माध्यम से होती हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें, जितनी भी विषाणु जनित रोग होते हैं, वायरस से होने वाली बीमारी होती है, वो थोड़ी सी खतरनाक होती हैं। खतरनाक क्यों होती है? क्योंकि वो जल्दी फैलती हैं। अब जल्दी क्यों फैलती हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द वायरस जो होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए होता है। आरएनए और डीएनए आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो है आणविक आनुवांशिकी, उसमें आप पढ़ेंगे आरएनए और डीएनए के बारे में। आरएनए जो है वो केमिकली अनस्टेबल होता है, ठीक है? केमिकली अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है रासायनिक रूप से, तो ये जल्दी से रिएक्शन कर लेता है, जल्दी से ये म्यूटेशन कर लेता है, अपनी बहुत सारी कॉपी बना देता है, अपनी बहुत सारी प्रजाति बना देता है, जिसकी वजह से जो भी वायरल डिजीज होती है वो बहुत तेजी से फैलती हैं। ऐसी वायरल डिजीज जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो, जैसे कि अभी अभी आपने देखा था कुछ समय पहले कोरोना, है ना? कोविड-19 बहुत भयानक महामारी की तरह फैला था। किसकी तरह फैला था? महामारी की तरह फैला था। तो आपको बता दें, जो कोविड बीमारी थी, कोविड-19, वो कोरोना वायरस से हो रही थी। किससे हो रही थी बेटा? किससे हो रही थी? कोरोना वायरस से हो रही थी। कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल था, वायरस में अगर पूछा जाए कि क्या क्या होता है, वायरस के शरीर में क्या क्या होता है, पहली बात, जो वायरस है वो सेलुलर और नॉन सेलुलर यानी कि कोशिकीय और अकोशिकीय के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक क्यों बोला गया? ये ना तो जीवित है और ना ही मृत है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की भी कनेक्टिंग लिंक है। ये ना तो जीवित है और ना ही मृत है। अगर ये किसी जीवित शरीर के अंदर आएगा तो जीवित कोशिका की तरह काम करेगा, और अगर ये किसी जीवित शरीर के बाहर है तो ये मृत कोशिका की तरह काम करेगा। ठीक है? क्या देखा गया कि अगर वायरस किसी शरीर के अंदर जा रहा है तो वो काम करता है, अपनी कॉपीज बनाता है, मल्टीप्लीकेशन करता है, रेप्लिकेशन करता है, ठीक है? और अगर ये किसी कोशिका के बाहर है तो इसको पाउडर फॉर्म में रख सकते हैं, पीस के रख सकते हैं, मतलब कोई सेंसिटिव नहीं है, संवेदना नहीं है कोई इसके अंदर, ठीक है? इसको पाउडर फॉर्म में रख रहे हैं, क्रिस्टल बना के रख रहे हैं इसके। तो इस तरह से पता चला कि वायरस न तो लिविंग है और न ही नॉन लिविंग है। ये जैसी सिचुएशन में रहता है वैसे काम करता है। अगर ये लिविंग जीवित कोशिका के संपर्क में आता है तो जीवित की तरह काम करता है, और अगर जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं है तो ये किसकी तरह काम करता है? मृत कोशिका की तरह काम करता है। ठीक है? और वायरस में होता क्या है बेसिकली, जैसे अगर आप ह्यूमन की बात करते हो तो आप देखते हो कि ह्यूमन के अंदर बहुत सारे क्या है? कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं ने ऊतक बनाया है, ऊतक ने अंग बनाया है, अंग ने बहुत सारे अंग तंत्र बनाया है, तब जाके ये जटिल मानव शरीर बना हुआ है। इसी तरह अगर वायरस की बात करोगे मैम, वायरस क्या है, कैसा दिखता है, शरीर क्या है उसका, है क्या होता है, तो आप क्या देखेंगे कि वायरस में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है बेटा? जेनेटिक मटेरियल। वो जेनेटिक मटेरियल आइदर आरएनए और डीएनए, या तो एक वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों चीजें नहीं होंगी एक साथ। ठीक है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए, फिर दे दिया जाए पहले ऑप्शन में मान लो आरएनए दिया, दूसरे में डीएनए दिया, थर्ड में दिया आइदर आरएनए और डीएनए, और लास्ट में दे दिया है बोथ आरएनए और डीएनए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। ठीक है? डीएनए भी होता है, केवल ऐसा नहीं केवल डीएनए होता है, ऐसा भी नहीं कि केवल आरएनए ही होता हो सभी वायरसेस में। आरएनए और डीएनए, या तो आरएनए होगा या फिर क्या होगा? डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे।
जेनेटिक मटेरियल होगा, और ये जेनेटिक मटेरियल कवर होता है एक प्रोटीन की कवरिंग के द्वारा। क्या होता है? ये जेनेटिक मटेरियल कवर होता है एक प्रोटीन की कवरिंग के द्वारा, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सिड बोलते हैं। वायरस में सिर्फ दो चीजें होती हैं, पहला प्रोटीन का बना हुआ कवर जिसको हम कैप्सिड बोलेंगे, दूसरा उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है। इन्फेक्शन किससे होता है? संक्रमण किससे होता है? पूरा का पूरा वायरस किसी शरीर के अंदर गया है तो वो इन्फेक्शन कैसे करेगा? इसके चारों तरफ ये जो प्रोटीन की कवरिंग है इसकी वजह से इन्फेक्शन होगा, या फिर उसके आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल की वजह से? ठीक है, किसकी वजह से होता है? तो आपको क्या बताना है? उसके शरीर के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। किसकी वजह से होता है? जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ। क्या हो गया? चलिए आ जाते हैं। अब हमने वायरस के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं। डीएनए आरएनए के बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा। चलिए डिजीज देख लेते हैं, और क्या देख लेते हैं? कौन से वायरस से कौन सी डिजीज हो रही है ये देख लेते हैं। बाकी आपको बार बार बोला गया था कल की क्लास में कि सिम्टम्स और अफेक्टेड ऑर्गन के एक अलग से क्लास ली जाएगी, जिसमें क्रमशः वो सारी बीमारियां जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारी बीमारियों के लक्षण क्या हैं तथा उनसे प्रभावित होने वाले अंग क्या हैं वो सारी चीजें बता दी जाएंगी। सबसे पहले हम कॉमन कोल्ड, सामान्यतः जो लोगों में जुकाम हो जाता है, खांसी जुकाम वाला, वो किससे होता है? एक वायरल डिजीज है। आपने देखा है जुकाम होने के बाद लोग थोड़ा केयरफुली रहते हैं, है ना, मास्क पहनते हैं, या फिर ज्यादा अपनी चीजें, किसी का जुकाम वाला रूमाल है तो वो किसी और को यूज करने के लिए नहीं देता है, क्योंकि जुकाम क्या है? एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज मोस्टली कॉन्टेजियस होती हैं, फैलने वाली बीमारी होती हैं, जिनको वंदना मिश्रा, इस चैप्टर के नोट्स कैसे बनाए समझ नहीं आ रहा है। देखिए जो आपको समझाया जा रहा है, जो चीज यहाँ पीछे लिखी होती है उस चीज को हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं। क्लास के दौरान क्या करना है? आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक है, क्लास के दौरान क्या करना है? आपको एक्सप्लेनेशन समझनी है बहुत अच्छे से। दोबारा क्या होगा? जब आप थ्योरी लिख रहे होंगे ना तो वो एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में चल रही होगी कि हाँ मैम ने ऐसे बताया था, ये जो फिजिकल बैरियर है इसमें मैम ने ऐसे बताया था, स्किन एग्जाम्पल लिखा हुआ है, प्रॉपर्ली बताया गया था कि सबसे पहले कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? स्किन प्रोटेक्ट करेगी। नोट्स बनाने में क्यों दिक्कत आ रही है भाई? चलिए आ जाते हैं एक बार। अगला हमारा एक वायरस है दैट इज पोलियोमाइटिस। सॉरी, पोलियोमाइटिस डिजीज है जो कि एक वायरस से होती है जिसको हम एंटीरो वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंटीरो वायरस बोलते हैं। पोलियोमाइटिस जिसको हम पैरालिसिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैरालिसिस बोलते हैं। पैरालिसिस जो होता है वो किससे होता है? ये एक वायरल डिजीज है। ठीक है, कैसी डिजीज है? वायरल डिजीज है, और वायरस का नाम है एंटीरो वायरस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें आपको याद करनी है। बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको याद करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आ जाए, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि ये जो बीमारियां लिखी हैं इनमें से किसी एक बीमारी का नाम दे दिया जाएगा। सपोज करिए मीजल्स का नाम दे दिया गया, जिसको हिंदी में हम खसरा बोलते हैं। क्वेश्चन ज्यादातर जो फ्रेम हुए हैं वो इस बेसिस पे हुए हैं कि उन्होंने पर्टिकुलर किसी बीमारी का नाम दिया और पूछा है कि ये बीमारी किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव से हो रही है। अब किस तरह का मतलब क्या है? उसका नाम नहीं पूछा गया है, उसकी वैरायटी पूछी गई है। ये जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, हेलमिन्थ्स है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नोट का पॉइंट अलग अलग हो जाता है, एज इट इज नहीं मिलता है। जैसे यहां दिखता है वैसे ही तो मिलता होगा ना। लक्षण नहीं बताया कल वाले का, मैं बोल चुकी थी कल की क्लास में भी बोला, आज की क्लास में बोला है। सिम्टम्स यानी कि लक्षण और प्रभावित होने वाले अंग की क्लास एक अलग होगी, जिसमें सारी बीमारियां जो इंपॉर्टेंट हैं उनके लक्षण क्या है, उनसे प्रभावित होने वाले अंग क्या है आपको बता दिया जाएगा। परेशान नहीं होना है आपको किसी भी चीज को लेके। चलिए, ये मेरी हेडेक है। अगला अगर हम देखेंगे तो मम्स जिसको हम कंठमाला बोलते हैं, ये भी क्या है बेटा? एक वायरल डिजीज है।
ठीक है। पैरामिक्सो वायरस होता है। मम्स होता क्या है, जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड्स है, ठीक है, पैरोटिड लार ग्रंथियां जो होती हैं उनमें इस वायरस का इन्फेक्शन होता है और वो सूज जाती हैं। सूजने से उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। हम सबने बचपन में वो यहाँ पे एक स्टिक कर दिया जाता था ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का, हीट के लिए, है ना, जिससे जो स्वेलिंग आई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आप सभी परिचित होंगे एड्स जैसी बीमारी से। एड्स एक वायरल डिजीज है और वायरल डिजीज होने के साथ साथ ये एक एसटीडी भी है। एसटीडी का मतलब समझते हैं, हाँ, गलसुआ बोलते हैं जिसको। चलो, एसटीडी का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, कल कई बार एसटीडी टर्म का यूज किया गया था। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ट्रांसफर होती हैं या फैलती हैं, ठीक है। वायरस क्या है आपका, एचआईवी है। एड्स बेसिकली कैसे फैलता है, पहले तो ये एसटीडी है, ठीक है। दूसरी चीज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे मान लो कोई पर्सन है जिसको एड्स बीमारी है, एचआईवी का इन्फेक्शन है, उसको इंजेक्शन दिया गया है या उसका ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया गया है, आदान किया गया है, दिया गया है, तो दूसरे व्यक्ति को एड्स हो सकता है, एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है। या वो सेम निडल जो एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन के लिए यूज की गई थी, वो सेम निडल किसी दूसरे पर्सन के लिए यूज कर ली जाए तो हो सकता है। या फिर सेक्सुअली जो ऐसा इंसान जो एचआईवी इन्फेक्टेड है वो सेक्सुअली एक्टिव रहे किसी और पर्सन के साथ, तो उसमें ये वायरस क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। ये उसके कुछ फैलने के माध्यम हैं। बिल्कुल ले लीजिए शिल्पी राठौर। हाँ, एचआईवी क्या है आपकी, एसटीडी है। इसके बाद हम मीजल्स देखेंगे, खसरा देखेंगे, ठीक है। खसरा रूबेला वायरस से होता है। किससे होता है बेटा, रूबेला वायरस से होता है। ट्रिक प्रिपेयर कर लेंगे, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारी बीमारियों के नाम याद करना ही टफ हो जाएगा ना, कि ये बीमारी वायरल है, ये बैक्टीरियल है, तो ट्रिक प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, एग्जैक्टली अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट मदर है और उसके अंदर क्या है, एचआईवी का इन्फेक्शन है, वो प्रेग्नेंट मदर क्या है, एचआईवी से इन्फेक्टेड है, तो क्या होगा, प्लेसेंटा के माध्यम से एचआईवी वायरस कहाँ जा सकता है, फीटस में जा सकता है, फीटस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। गुड, है ना, ये मैं स्किप कर रही थी। स्मॉल पॉक्स जिसको हम चेचक बोलेंगे, चेचक भी क्या है, एक वायरल डिजीज है। आपको वैक्सीनेशन के बारे में बताया जा चुका है, ठीक है। चेचक क्या है, एक वायरल डिजीज है। बैरियोला वायरस है, जिससे क्या होता है, चेचक जैसी बीमारी फैलती है। आगे देखेंगे चिकन पॉक्स, बैरिसेला वायरस, क्या वायरस का नाम है, बैरिसेला। उधर क्या था, बैरियोला वायरस था, यहाँ पे क्या है, बैरिसेला वायरस है। उसके बाद देखेंगे स्वाइन फ्लू। एक टाइम पे स्वाइन फ्लू क्या है, बहुत ज्यादा फैला था। आज से लगभग 7-8 साल पहले एक बार स्वाइन फ्लू बहुत तेजी से फैला हुआ था। वायरल डिजीज जब भी आती है ना बहुत तेजी से फैलती हैं। रीजन आपको बता दिया गया है, वायरल डिजीज जब भी आती है बहुत तेजी से फैलती हैं। स्वाइन फ्लू भी एक बार बहुत तेजी से फैला था। स्वाइन फ्लू में क्या हो रहा था, आंखें इन्फेक्टेड हो रही थी, ठीक है। वायरस का नाम क्या है, H1N1। बर्ड फ्लू, पक्षियों में बीमारी हो रही थी एक वायरस की वजह से, H5N1 वायरस का नाम है, जिसकी वजह से पक्षियों में क्या हो रहा था, बर्ड फ्लू हो रहा था। आई फ्लू भी, हाँ, आई फ्लू भी बोलते हैं स्वाइन फ्लू को, वायरल डिजीज है, हाँ, कोरोना वायरस की तरह। अगला आप देखेंगे डेंगू फीवर। डेंगू बुखार जो है वो भी वायरल डिजीज है। डेंगू फीवर क्या है, वायरल डिजीज है। अब बुखार है तो आप सोचेंगे, है ना, लेकिन ये क्या है, एक वायरल डिजीज है। होता किससे है, अरबो वायरस नाम के वायरस से होता है। फैलता कैसे है, इसका वेक्टर क्या है बेटा, एडीज मॉस्क्यूटो। यहां पे आप वेक्टर लिख सकते हैं। डेंगू का वेक्टर क्या होगा, वेक्टर मतलब क्या होता है, कारक, बीमारी को फैलाने वाला। ये क्या हो जाएगा, एडीज मॉस्क्यूटो।
ठीक है, चलो अगला आ जाता है जेनाइटल वार्ट। वार्ट्स आप सभी लोग जानते होंगे, वार्ट्स आप सभी लोग जानते होंगे। नॉर्मल आपके शरीर पे जो मस्से हो जाते हैं ना, मस्से जिसको हम बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में वार्ट्स बोलते हैं। अब नॉर्मल वार्ट्स के अलावा जेनाइटल पार्ट पे भी वार्ट्स हो जाते हैं, और वो वार्ट्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो एक तरह की वायरल डिजीज होते हैं, ठीक है। जेनाइटल यानी कि जनांग पे जो मस्से होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं बेटा? एक वायरस की वजह से होते हैं। वायरस का नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। क्या नाम है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि HPV। अब आपको फिर से बता दिया जाए, जेनाइटल वार्ट जो है ये एक तरह की STD है। जेनाइटल वार्ट भी क्या है? एक तरह की STD है। अगला देखेंगे हर्पीस। नॉर्मल हर्पीस भी होता है और जेनाइटल हर्पीस भी होता है। जेनाइटल हर्पीस फिर से आपकी STD है, नॉर्मल हर्पीस भी होती है, और दोनों का रीजन क्या है? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। कौन सा वायरस है? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है। हेपेटाइटिस जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, हेपेटाइटिस जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, हेपेटाइटिस वायरस से होती है। इसकी कैटेगरीज होती हैं, हेपेटाइटिस B होती है, C होते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे नॉर्मल हेपेटाइटिस की बात करेंगे। हेपेटाइटिस जैसे कि आप देखते हैं ना, पीलिया जो होता है, क्या होता है? जॉइंडिस। जॉइंडिस का सीवियर रूप जो होता है उसी को हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस बोलते हैं। जीका एक बीमारी होती है, किससे होती है? जीका वायरस से होती है, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहां से जीका से क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुए हैं। हाँ, चलो कोविड-19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 बीमारी है और वायरस कौन सा है? कोरोना वायरस है। इसी तरह अगर हम आगे चलेंगे तो कुछ डिजीज की टेस्ट है कि कौन सी बीमारी का परीक्षण कैसे करवाएं, उससे क्या बोलते हैं। जैसे आपको टाइफाइड का टेस्ट करवाना है तो टाइफाइड की टेस्ट यानी कि चेकअप का एक पर्टिकुलर नाम है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? विडाल टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विडाल परीक्षण बोलते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो चेकअप होता है, जो टेस्ट होता है, परीक्षण होता है, नहीं 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 विशाल, जेनाइटल वार्ट अलग चीज है। बवासीर पाइल्स जिसको हम बोलते हैं वो एक अलग डिजीज है। DNA RNA पे कौन अटक गया है? बता दूंगी बेटा, कह रही हूं ना। चलो इधर आ जाओ। ट्यूबरक्लोसिस मॉन्टॉक्स टेस्ट। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी जैसी बीमारी के परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट होता है? मॉन्टॉक्स। एड्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो टेस्ट होता है, जो परीक्षण होता है, उसको हम एलिजा बोलते हैं, या फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो पुरानी तकनीकी है, मतलब बहुत जल्दी इससे क्या है? परीक्षण नहीं होता है। फ्रीक्वेंटली टेस्ट के लिए एलिजा आया है। क्या कोई हमें एलिजा की फुल फॉर्म बताएगा? क्या कोई हमें एलिजा की फुल फॉर्म बताएगा? चलिए, डेंगू फीवर के लिए जो टेस्ट होता है दैट इज टॉर्निक्विट टेस्ट। आगे हम चलेंगे, प्लेग बीमारी जिसे हम ब्लैक डेथ भी बोल रहे थे, जो कि प्लेग का कॉजेटिव एजेंट कौन बता रहा है? हाँ गुड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट ऐसे। प्लेग का कॉजेटिव एजेंट हमें कौन बता रहा है? किसे याद है कि प्लेग बीमारी किससे फैल रही थी? प्लेग का टेस्ट जो होता है उसको हम वेशॉन टेस्ट बोलते हैं। सिफिलिस जो कि एक STD थी, ट्रिपेनोमा पैलिडम से फैल रही थी। वाशरमैन टेस्ट होता है, इसके परीक्षण के लिए जो टेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाशरमैन बोलते हैं। और आखिरी आपका क्या है? कैंसर, ठीक है। लास्ट आपका क्या है? कैंसर। बायोप्सी टेस्ट होते हैं। कोविड-19 के लिए जो चेकअप होता था उसको हम क्या बोलते हैं? RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट। ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। MD अमर,
हाँ, आपको नहीं समझ आ रहा होगा बेटा, अभी चैप्टर बीच में चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप स्टार्टिंग से जब ये चैप्टर देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। गुड, सुजाता बता रही हैं, एयरसीनिया पेस्ट्रिस, पूनम बता रही हैं, गुड। चलिए, कॉजेटिव एजेंट आपको याद रखने हैं, कॉजेटिव एजेंट क्या है आपको याद रखने हैं। चलिए ठीक है, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा, फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहिए, सारी चीजों को हम कवर करेंगे। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, लक्षण तथा प्रभावित होने वाले अंगों के बारे में पढ़ेंगे, और इसी के साथ ये अध्याय हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाकी प्रॉब्लम्स जो आज हमने डिस्कस की हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में हम विचार करेंगे, इसीलिए डिस्कस ही किया था। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच। कंसिस्टेंसी, फोकस के साथ पढ़ाई करते रहिएगा, पैनिक फील नहीं करना है किसी को, आराम से रिलैक्स्ड होके बस पढ़ाई करनी है। राधे राधे, थैंक यू, मिलते हैं कल।